हेलो डियर्स, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पर चल रहा था और आज का लेक्चर भी हमारा आवश्यक पोषक तत्वों पर ही रहेगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, आवश्यक पोषक तत्व, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है अपनी लगभग सभी एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था इसका बेसिक, कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, कब दी थी, कसौटी का सिद्धांत क्या है, वो हमने इसका जो नॉर्मली बेसिक है वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज अपन देखेंगे कि जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, बट आज अपन उसको दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है अपने। तो देखो, आज का जो पॉइंट रहेगा वो भी अपना रहेगा आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन वो मोस्टली 2 प्रकार का होता है। मैंने बताया था आपको, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। फर्स्ट है संरचनात्मक, या इसको कह दिया अखनिज, और तीसरा नाम हमने दिया था आधारभूत। तीसरा नाम क्या दिया था हमने? आधारभूत। जो सेकंड इसका जो टाइप था वो था असंरचनात्मक। दूसरा नाम क्या था इसका? असंरचनात्मक। इसका दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? खनिज पोषक तत्व। क्या होगा? खनिज पोषक तत्व। अब देखिए, इसमें अपन बात करें कि संरचनात्मक पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व है, तो इसमें मोस्टली 3 पोषक तत्व थे। CHO, कहो की संरचना, कहो की संरचना। ये भी हमने देख लिया था कि कार्बन कितना होता है 45, हाइड्रोजन कितना होता है 6% और ऑक्सीजन कितनी होती है 45। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों समान है, 45 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6%। तो देखिए, जो संरचनात्मक पोषक तत्व है ना, ये तीनों कार्य, इनको साथ में आप नोट करते हुए चलिए। तो देखो, ये जो तीनों पोषक तत्व है ये जल और वायु से प्राप्त होते हैं। जल व वायु से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? जल और वायु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो ये तीनों पोषक तत्व है, ये कुल पौधे का, पौधा 100% होता है, तो 100 में से 95% तो कौन भाग बना देगा? CHO। ये, या मैं डायरेक्ट कहूं कि ये पौधे का 90 से 95% क्या बनाते हैं बच्चों? भाग बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुल पौधे का कितना भाग बनाते हैं ये दोनों? ये 90 से 95% भाग बनाते हैं। किससे प्राप्त होंगे? जल और वायु से। जल और वायु से कैसे? देखो, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। वायु की बात करें तो वायु में क्या उपस्थित होती है? गैस, जैसे ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है ना। ये सभी क्या है? गैस है। तो देखो, जल का सूत्र H2O है, तो यहाँ पर H भी है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन कहां पर होगा? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जल और वायु से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, और ये पौधे का 90 से 95% भाग बनाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 3 हो गई। कहो की संरचना। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी फर्स्ट पार्ट की। अब बात करें अपन असंरचनात्मक पोषक तत्व की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, असंरचनात्मक पोषक तत्व की यहां पर अपन बात करें तो ये मेनली कितने प्रकार का होता है? ये मेनली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। फर्स्ट है यहाँ पर मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, मेजर, इनको क्या कहते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स, मुख्य पोषक तत्व। तो देखो बच्चों, मुख्य पोषक तत्व है ना, ये 1 ppm से अधिक प्राप्त होते हैं। कितना? 1 ppm से क्या होते हैं? अधिक प्राप्त होते हैं। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 ppm। अब जो मुख्य पोषक तत्व ये टोटल कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टोटल ये 6 होते हैं। कुल पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। अब देखो, जो संरचनात्मक पोषक तत्व थे वो जल और वायु से प्राप्त होते हैं। उनको खाद और उर्वरक से अपन प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व है ना, इनको अपन किससे प्राप्त करते हैं? इनको अपन खाद व उर्वरक से प्राप्त करते हैं।
किनसे प्राप्त करते हैं बच्चों? खाद व उर्वरक से मोस्टली प्राप्त करते हैं, लेकिन संरचनात्मक पोषक तत्वों को जल और वायु से प्राप्त करते हैं। टोटल संख्या इनकी क्या होगी? 6। अब देखो इसके अलावा और बात करें तो और इनको कहां से प्राप्त करते हैं वो भी देख लीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से कर लिया, खाद से कर लिया, और इसके अलावा हो जाएगा पौधे से, ठीक है ना। वो ये की बात होगी। खाद, उर्वरक और कार्बनिक पदार्थों से ये जो मुख्य पोषक तत्व इनको अपन प्राप्त करते हैं। अब आ जाओ, अब जो मुख्य पोषक तत्व ये भी मेनली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? फर्स्ट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक पोषक तत्व। अब देखो बच्चों, जो प्राथमिक पोषक तत्व मतलब जो पहले प्राप्त होते, सीधी सी बात है, तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। द्वितीयक जो इसके बाद में प्राप्त होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 3 प्राथमिक हो गए, 3 द्वितीयक हो गए। टोटल मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 6। ये हमें पता चल गया। अब देखो प्राथमिक NPK हो गया, द्वितीय कौन से हो गए? ये प्राप्त हो गए। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो अपन किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन की। यहां से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कहो की संरचना तो हमने देख ली कि ये जल और वायु से प्राप्त होते हैं, और पौधे का 90 से 95% क्या बनाते हैं? हिस्सा बना देते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की अब पहला पार्ट कौन सा था? मुख्य पोषक तत्व। दूसरा कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखो बच्चों, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? कम। सीधी सीधी सी बात करें तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? कम। मतलब बहुत कम मात्रा यहां पर इनकी रहेगी। तो 1 लेस देन 1 ppm इनकी मात्रा कितनी होती है? 1 ppm से भी कम होती है। और यहां पर मुख्य पोषक तत्व में क्या था? 1 ppm से अधिक होती है। सीधी सी बात है। सूक्ष्म का मतलब सीधा सीधा ध्यान रखना, कम। 1 ppm से भी जिनकी मात्रा कम होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फे, मन, कू, जन, मो, बकल, निकल, ठीक है ना। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से एक बार देख लेंगे, बट मैंने रफली आपको बता दिया है। तो आज का हमारा जो पैटर्न रहेगा, मेन पॉइंट वो मुख्य पोषक तत्व का रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? मुख्य पोषक तत्व का। और मुख्य पोषक तत्व में भी कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन का मुख्य पोषक तत्व। और मुख्य पोषक तत्व में भी मैं इसको एक बार रफली कर देता हूं दोबारा से। तो मोस्टली कौन सा रहेगा? प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोषक तत्वों में, ठीक है ना बच्चों। कहां से पूछे जाते हैं? नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे जाए। तो देखिए, अब अपन इसमें देखेंगे जो नाइट्रोजन है इसको अपन N2 से प्रदर्शित करते हैं। काफी जगह आपको N भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो जो नाइट्रोजन है ये अपन बात करेंगे पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है, इसके कार्य क्या क्या है, कमी के लक्षण कैसे, अपन कैसे पहचानेंगे कि अब पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई। अधिकता से भी रोग होता है तो कमी से भी क्या होता है? रोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अपन यहां पर बात करें जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पौधों को नाइट्रेट और अमोनियम, अपन सीधी सी बात करें ना तो नाइट्रोजन पौधों को, सभी पौधों को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है। अपन यहां पर बात करें कि क्या गन्ना, धान और जो जूट है उसमें भी क्या नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण होती है? बिल्कुल नहीं, वो अमोनियम के रूप में ग्रहण होती है। तो नोट लगाकर अपन लिख सकते हैं यहां पर कि जैसे धान, गन्ना और जूट, धान, गन्ना और जूट, इसमें जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, ये अमोनियम के रूप में प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके रूप में बच्चों? अमोनियम के रूप में प्राप्त होती है। और ये जेटाइजर, BHU और सुपरवाइजर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन का मेथड क्या है वो आराम से सुन लीजिए कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखो ऑप्शन में क्या आएगा? नाइट्रेट, अमोनियम
तीसरा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन का मेथड रहेगा कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ये रहेगा, मतलब नाइट्रेट के रूप में भी ग्रहण करते हैं और अमोनियम के रूप में भी ग्रहण करते हैं। उसने यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो वहां पर स्पेशली यदि किसी पौधे का नाम देता है तो आंसर उसका दूसरा आएगा, अपन वो दूसरा मेथड देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट उसने पौधा दिया है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। लेकिन बट कारण वहां पर यदि देता है कि गेहूं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो गेहूं तो किस रूप में ग्रहण करेगा, इस रूप में करेगा। क्वेश्चन में पूछ ले फिर कि धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो धान किसके रूप में ग्रहण करेगा, अमोनियम के रूप में। काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धान, गन्ना और जूट नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहां पर अपन रीजन देखें कि ये तो हमें पता है और हमें पहले भी पता था कि धान, गन्ना, जूट सभी अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन ये फसलें ये अमोनियम के रूप में ग्रहण क्यों करते हैं, इसका मुख्य रीजन क्या है। इसका मुख्य रीजन ये है कि जो अपन धान, गन्ना और जूट की फसल लगाते हैं ना, उसमें सभी को पता है कि 1 से 2 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहता है खेत में, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, इनकी जड़ों में है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया इतनी नहीं होती, वो दलहनी फसलों में ज्यादा होती है। लेकिन अपन जो धान की फसल लगाते हैं ना, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी किसका उपयोग ज्यादा करते हैं, नील हरित शैवाल का उपयोग ज्यादा करते हैं। इससे नील हरित शैवाल, अब ये किसका काम करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण और रेगुलर पानी भरे रहने के कारण रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद नाइट्रोजन को ये किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके गाइस, अब देखिए ये हमने बात कर ली इसकी नॉर्मली। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन के मोस्टली काम क्या है, ये क्या क्या काम करता है, ठीक है ना, तो वो देखिए। तो देखो सीधी सी बात है, यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं और उस डायग्राम के आधार पर अपन इसमें देखेंगे। तो देखो मैंने एक प्लांट बनाया, ये फसल का होगा, फसल अपन कोई भी ले सकते हैं, धान, गन्ना, जूट, बाजरा, गेहूं, कोई भी फसल मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए खूबसूरत सा ये चित्र मैंने बनाया है। तो देखिए अब इसके मैं क्या लगाऊंगा, यहां पर पत्ती लगा दूंगा, ये साहब ये लगा दी, ये लगा दिया मैंने यहां पर पत्ती। पत्तियां लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपन काम चलाएंगे यहां पर अपना, ठीक है। आई होप कि बढ़िया होगा ये दिखने में। तो देखो अपन काम अपना फर्स्ट अपन किसका, अब क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट हमारा कार्य, कि नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य है, कि पौधे में देंगे तो क्या कार्य हो। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें कि मान लीजिए किसी पौधे की वृद्धि नहीं हो रही, लंबाई नहीं हो रही, तो अपन क्या डालेंगे, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन यूरिया के रूप में डालते हैं, तो अपन उसमें सीधी सी बात है यूरिया डालेंगे। तो यूरिया से क्या प्राप्त होती है हमें, नाइट्रोजन। तो पहला काम हो गया कि यदि पौधे की वृद्धि नहीं हो रही है तो इसमें क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि के लिए अपन क्या डालेंगे, नाइट्रोजन। क्या डालेंगे, नाइट्रोजन। तो पहला वर्ग है वानस्पतिक, नोट करते हुए चलिए इनको, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। पहला पॉइंट क्या बन गया बच्चों, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक। ओके, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट बनता है, अपन चारे वाली फसल लेते हैं, जैसे बरसिम हो गई, रिंसका हो गया। इसके अलावा दलहनी फसलें जैसे मूंग, मोट, उड़द, अरहर, चौला या लोबिया, ठीक है ना। इसके अलावा चना, ये सभी फसलें कैसी है, दलहनी या फिर लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें। अभी मैंने बात की हरे चारे वाली फसल, तो हरे चारे में रिंसका और हमने बरसिम लिया, तो ये भी किस कुल की होती है, ये भी दलहनी कुल की होती है। तो रिंसका और जो प्रोटीन वाली फसलें ली, या फिर कहूं कि जो दलहनी फसलें हमने ली, तो दलहनी फसलों में क्या प्राप्त होती है, हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। दलहनी फसलों से प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे तिलहनी फसलों से तेल प्राप्त होता है। तो रिंसका और बरसिम जो हरे चारे वाली फसल है, इन दोनों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा कौन, नाइट्रोजन। तो हरे चारे वाली कोष्टक में लिख सकते हो रिंसका व बरसिम, रिंसका व बरसिम।
तथा दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में। अब दलहनी फसलों के नाम आप यहां पर लिख सकते हो, मूंग, मोठ, उड़द, चावला, अरहर, लोबिया, चावला या लोबिया, चना, मटर, ये सभी कैसी है? दलहनी फसलों। तो इन सभी में किसकी मात्रा को बढ़ाएगा? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा। प्रोटीन की मात्रा को क्या करेगा बच्चों? बढ़ाएगा। ओके, ये सेकंड इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। थर्ड यहां पर अपन बात करें कि जो हरा रंग होता है, मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे का रंग आपको कैसा दिख रहा है? हरा है, तभी तो मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। तो इस पौधे का रंग कैसा है? हरा। ये हरा रंग किसके कारण हुआ है? नाइट्रोजन दिया है ना हमने, तब इसका रंग कैसा हुआ है? हरा। तो तीसरा कार्य हो गया हरे रंग में सहायक, हरे रंग में सहायक। ठीक है बच्चों। चौथा काम देखे अपन यहां पर कि जो पर्णहरित होता है, ठीक है ना, पर्णहरित मतलब पत्तियों का रंग हरा, उस पर एक विशेष प्रकार की परत बनती है जिसको अपन पोरफायरिन, ये पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की परत बनती है पर्णहरित, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्लोरोप्लास्ट ना कहकर इसको अपन पर्णहरित सीधे सीधे तौर पर अपन बात करते हैं। तो पर्णहरित पर या पत्तियों पर एक विशेष प्रकार की परत बनती है जो इसको अपन पोरफायरिन के नाम से भी डिफाइन करते हैं। तो पर्णहरित में नेक्स्ट इसका वर्क होगा, पर्णहरित में या पर्णहरित के समय पोरफायरिन, पोरफायरिन नामक परत का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की इसके कार्यों की। वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होगा, हरे चारे वाली फसल और जो दलहनी फसल उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा, हरे रंग में सहायक होगा और पर्णहरित के समय पोरफायरिन नामक परत का निर्माण करता है। ये हमने बात कर ली इसके कार्यों की। अब बात करेंगे लक्षणों की। इसके लक्षण कहते हैं, जैसे किसी के लक्षण अपन नॉर्मली बात में कहते हैं ना कि तेरे तो लक्षण खराब है भाई, तो इसके लक्षण अपन यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, ये काम क्या करता है, अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है, तो वो देख लीजिए। लक्षण इसके काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा रफली हो गई, इसको मैं दोबारा बना देता हूं एक बार। ये लीजिए, इसकी पत्ती थोड़ी ग्रीन नहीं थी, बट इसको मैं वापस से ग्रीन कर देता हूं। ये लीजिए, ये क्या हो गई? ग्रीन हो गई। ये लो साहब, ठीक है। अब देखो, इसमें अपन देखेंगे कि इसके जो कार्य है, ये कार्य तो हमने देख लिया, अब लक्षणों की अपन यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो लक्षणों की कैसे, कमी के लक्षण। अब हमारा पॉइंट क्या होगा? कमी के लक्षण, कि जो कमी के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन देखिए, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी नई पत्ती, पुरानी पत्ती, नई व पुरानी पत्ती और शीर्ष पत्ती, उस पर कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यदि फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर को देखने की कास्ट करें। तो देखो, कमी के लक्षण में सबसे पहले अपन देखेंगे, कमी के लक्षण तो समझ गए ना कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई, पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले अपन यहां देखिए, मैंने बात की थी ये कौन सी पत्ती होगी? नई पत्ती कौन सी होगी? ऊपर वाली, और पुरानी पत्ती ये होगी, और शीर्ष पत्ती सबसे ऊपर वाली होती है। तो कमी के लक्षण सबसे पहले कहां पर दिखते हैं? इसके पुरानी पत्ती पर दिखते हैं। कमी के लक्षण कहां पर दिखते हैं? सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर। तो पहला लक्षण क्या हो गया कि नीचे वाली पत्ती का रंग पीला हो जाता है। नीचे वाली पत्ती का रंग क्या हो जाता है? पीला। या फिर अपन कह सकते हैं लक्षण है ना, वो सबसे पहले कौन सी पत्तियों पर दिखते हैं? नीचे वाली पत्तियों पर। लक्षण कहां पर दिखते हैं? नीचे वाली पत्तियों पर। इनका रंग है ना, सीधा सीधा ध्यान रखना, पीला हो जाता है। अब पीला हो गया तो अपन समझ जाएंगे नाइट्रोजन की कमी होगी। तो फिर यहाँ पर क्या डालेंगे? यूरिया डालेंगे, या फिर यूरिया से नाइट्रोजन प्राप्त होगा और ये फिर वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ग्रीन कलर की हो जाएगी। सेकंड देखिए,
वैसे जो अभी मैंने बात की, जो नीचे की जो पत्तियां हैं उनका रंग पीला हो जाता है। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आपको एक इमेज दिख रही होगी कि जो पत्तियों का रंग है वो पीला होता है। नीचे नीचे आप देख सकते हो, देखो नाइट्रोजन की कमी से इसके छोर को देख सकते हो। जैसे ये जो इमेज दिख रही है आपको धान की दिख रही है, धान में देखो जो पौधा है वो लगभग पीला हो गया। इसमें भी आप छोर दे सकते हो, छोर की जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो लगभग इसमें पीला हो गया। ठीक है, देख लिया, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीला ही आपको दिखाई देगा। सेकंड इमेज जब यहां पर आती है, सेकंड इमेज में देखिए आप जो प्लांट है, इसमें प्लांट में देखिए नीचे नीचे नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे होंगे आपके, पीले रंग की यहां पर पत्तियां हैं। नाइट्रोजन के अलावा सभी पोषक तत्व यहां पर दिख रहे होंगे, जिंक, बोरोन, कॉपर, मैग्नीशियम। यहां पर देखिए पेड़ के चारों ओर सारे पोषक तत्व आपको दिख रहे होंगे। तो किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण किस रंग के होते हैं वो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से इमेज के रूप में दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखिए इसको आप, और आपको याद भी हो गया होगा, और जो इसकी इमेज है वो आपके दिमाग में सेट भी हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, आ जाओ, हो गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा यहां पर होगा फसल देरी से पकती है। फसल क्या होती है? देर से पकती है। फसल देर से पकती है, इसका रीजन क्या हुआ? वो इसलिए पकती है कि यदि हमने इस पौधे में नाइट्रोजन अधिक दे दी, तो नाइट्रोजन अधिक दे दी तो पौधे की वृद्धि क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब लंबाई में वृद्धि ज्यादा करेगा। और लंबाई में जितनी ज्यादा वृद्धि करता जाएगा, सीधी सी बात है, लंबाई वृद्धि करता जा रहा है तो फसल देरी से पकेगी, क्योंकि इसमें पहले तो वृद्धि होती जा रही है, तो वृद्धि को रोकना पड़ेगा। तो लक्षण क्या होगा? यदि अधिक नाइट्रोजन दे दिया तो फसल क्या होगी? देर से पकती है, सीधी सी बात। फिर देखो, तीसरा पॉइंट बनता है कि जो कंद वाली फसलें है ना, जैसे आलू हो गया, आलू में यदि इसकी कमी हो गई तो आलू में क्या होती है? वानस्पतिक वृद्धि होती है, और वानस्पतिक वृद्धि होगी तो कंद देरी से क्या होगा? पकेगा। तो देखो, आलू या कंद वाली फसलों में, कंद वाली फसलों में वानस्पतिक वृद्धि होने से, वानस्पतिक वृद्धि होने से कंद देरी से पकते हैं। कंद क्या होते हैं बच्चों? देरी से पकते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट यहां पर हमारा होगा कि जो अनाज वाली फसलें है ना, उसकी पत्तियों का आकार, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ये मैं गेहूं की बात करूं तो इस पत्ती का जो रंग है ना, ये सॉरी आकार ना वी शेप में हो जाएगा। किस शेप में हो जाएगा? वी शेप, वी आकार का हो जाएगा। तो ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा अनाज वाली फसलों का, अनाज वाली फसलों के पत्तियों का आकार, पत्तियों का आकार किस आकार का हो जाता है? वी आकार का। किस आकार का हो जाएगा बच्चों? वी आकार का। तो ये थे कमी के लक्षण। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो अधिकता से, या फिर बात करेंगे कमी से कौन से रोग होते हैं और अधिकता से कौन से रोग होते हैं। रोग में से आपके काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमी से कौन से रोग होते हैं? केवल 2 ही रोग है, और अधिकता से 3 रोग है। तो देखिए, पहले अपन देखेंगे कमी से रोग, कि यदि पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो कमी से कौन सा रोग होगा। तो पहले अपन फूल गोभी में बात कर लेते हैं। फूल गोभी में, और फूल गोभी में देखो मोस्टली इंपोर्टेंट यहां पर होता बटनिंग। फूल गोभी में यदि नाइट्रोजन की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? बटनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है बटनिंग, मतलब टूट जाएगा, मतलब इसका जो फूल है ना वो लगभग बिखर जाता है, उसकी जो साइज होती है ना वो शेप साइज अच्छी नहीं रहती। ठीक है ना। दूसरा यहां पर अपन देखें कि जो कमी से रोग होता है वो खाद्यान्न फसलों में होता है। किस में होता है? खाद्यान्न फसलों में। खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में क्या हो जाता है? स्टारवेशन। स्टारवेशन का अर्थ होता है भूखमरी। भूखमरी खाद्यान्न फसलों में भी देखो भूखमरी होती है, जैसे इंसानों में भूखमरी होती है वैसे फसलों में भी क्या होती है? भूखमरी। भूखमरी का मतलब है कि यहाँ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, सीधी सी बात है। तो फूल गोभी में तो बटनिंग रोग होता है कमी से, और खाद्यान्न फसलों में स्टारवेशन होता है। अब देखिए अधिकता से कौन सा रोग होता है?
अधिकता से रोग। अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो एक तो देखो फूल गोभी में, वही वापस आ गया, फूल गोभी में कौन सा रोग होता है? होलो हार्ट। कौन सा रोग होता है? होलो हार्ट हो जाएगा, या फिर होलो स्टेम। होलो स्टेम, स्टेम का मतलब तना और होलो का मतलब खोखला। खोखला इसमें तना हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बोरोन तो कम होता है और नाइट्रोजन क्या होता है इसमें अधिक होता है। बोरोन क्या होता है? कम, और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है। तो फूल गोभी में कमी से तो हो गया बटनिंग और अधिकता से हो गया होलो स्टेम। दूसरा रोग है आलू में। आलू में कौन सा रोग हो जाएगा? होलो हार्ट। होलो हार्ट, आलू में कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? होलो हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय, उसका जो हार्ट है वो दिल है, वो क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? होलो हार्ट। अब तीसरे रोग की बात करें तो फसलों में क्या हो जाता है? अब देखो कोई भी फसल है, फसल में यदि नाइट्रोजन की क्या हो गई, यहां पर अधिकता हो गई, क्या किसकी? नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, तो फसलों में कीट और रोग बढ़ जाते हैं। कीट व रोग बढ़ जाते हैं। तो देखो यदि नाइट्रोजन की अधिकता होती है ना, तो कीट और रोगों का भी प्रकोप ज्यादा होता है। तो ये हमने बात कर ली कमी से रोग और अधिकता से रोग। काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में यहाँ से कि फूल गोभी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, कौन सा रोग हो जाता है? कमी से कौन सा रोग होता है? आलू में कौन सा रोग होता है? ठीक है दोस्तों, तो देख लिया हमने कमी के रोग क्या है और इसमें अधिकता से कौन से रोग है। अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये हमने आज बात की केवल नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फास्फोरस और पोटास के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।